जय भीम और लाल सलाम। स्टार्टिंग अभी लिखा है बेटा। हाँ हाँ लाइव। यस आप यस कॉमरेड्स, आप सभी साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल। जय भीम और लाल सलाम। 2 दिन पहले ही शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर आपने कॉमरेड काशीनाथ चटर्जी को सुना। उन्होंने मेरा टास्क थोड़ा आसान कर दिया। आपसे अनुरोध है कि मेरा तकरीर के बाद आपके जो सवालात हों आप अवश्य पूछें। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 एंड केरला मॉडल, जो कि काफ़ी मौजू है। पहले एक शेर हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। अर्ज है, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, सारी कायनात बेबस हो गई एक अदृश्य जीव विषाणु पर, सारी कायनात बेबस हो गई एक अदृश्य विषाणु पर। साथियों, आज हम ऐसे दौर में रूबरू हो रहे हैं जब सारा विश्व कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की वैश्विक महामारी ने एक नई शब्दावली वोकेबुलरी को जन्म दिया है, जिससे अभी तक शायद हम ना वाकिफ थे। नई शब्दावली क्या है? कोविड-19। व्हाट इज कोविड-19? कोरोना वायरस डिजीज 2019 का ही शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट इज एपिडेमिक? एपिडेमिक महामारी को कहते हैं। व्हाट इज पैंडेमिक? पैंडेमिक इज वैश्विक महामारी। ये जो वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी से मतलब उसकी गंभीरता से नहीं है, बल्कि उसका भौगोलिक फैलाव से होता है। लेकिन मीडिया के द्वारा और उनके अधकचरे ज्ञान से परिपूर्ण जो जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा इस तरह से कोरोना का के चलते मौत का जो भय, फियर लोगों के अंदर में फैला दिया गया है, जिसकी वजह से ये महामारी जो कोरोना की वैश्विक महामारी है, कहीं ना कहीं पैंडेमिक और पैनिक ये के रूप में बदल गया है। आज हम देखते हैं कि टीवी पे कोई डॉक्टर और कोई जो एक्सपर्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो नहीं होते हैं कोरोना पर चर्चा के लिए। कहीं कोई आईएएस और कोई और दूसरे पदाधिकारी हैं, वो आते हैं और हमको कोरोना के बारे में ज्ञान देते हैं। तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है हमारे जो हुक्मरान हैं उनको। इसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं भ्रांतियां और जो पैनिक है वो ज़्यादा फैल रहा है। शहर बंद हैं, हर गली में नाकाबंदी है। शहर बंद हैं, हर गली में नाकाबंदी है। तुम पता नहीं किन रास्तों से चले आते हो ख्यालों में। तो फिर क्यों नहीं हमें कोरोना से डरना चाहिए? सोशल मीडिया पर हंगामा चल रहा है कि कोरोना वायरस चाइना की कॉन्स्पिरेसी है, जो बिल्कुल बकवास और जहरीला प्रचार है। कुछ लोग ऐसा जो जो लोग ऐसा कहते हैं, क्या उन्हें पता है कि वायरस क्या होता है? वायरस के पीछे विज्ञान क्या है? इसके पीछे शायद ट्रम्प साहब जो रोज विज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, कहीं उनकी साजिश तो नहीं है? नतीजा भी सामने है। इसके लिए हम कोविड-19 के टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 1981 में जब HIV एड्स का जब पहला केस मिला था, तो 2 साल लग गए थे HIV वायरस का पता करने के लिए। लेकिन कोविड-19 के केस में जब चाइना में वुहान शहर में कुछ निमोनिया के केसेस जब मिले,
तो जब वो रिपोर्ट हुआ वो 31 दिसंबर को 2019 में, फिर 7 जनवरी को ही वायरस का पता लगा लिया गया था, एक सप्ताह के अंदर। और 10 दिन के अंदर उसका जीनोम का भी सारा मैपिंग हो गया था। और वो उसका वायरस का जो है बारे में भी, जो सार्स कोरोना वायरस 2, जो नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी पता लगा लिया गया था, जो कि शायद बैट से आया था, स्पीसीज को जंप करके मनुष्य में, और मनुष्य से फिर मनुष्य, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन फिर वो होने लगा था। और 13 जनवरी को ही उसका टेस्ट का भी पता कर लिया गया, पहला टेस्ट भी 13 जनवरी को शुरू हो गया था। और 11 फरवरी को जब WHO ने उसका नाम दिया था कोविड 19, और फिर 11 मार्च को उसको पैंडेमिक के रूप में डिक्लेयर किया गया था। पैंडेमिक का अर्थ उसका भौगोलिक फैलाव से ही होता है, उससे इसका मतलब कि कोई उसकी गंभीरता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो कोरोना वायरस से क्यों नहीं डरना चाहिए, हम इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते पहली बात तो कि 80% केस में उसका कोई सिम्टम नहीं होता है, 15% केस में बहुत माइल्ड सिम्टम होता है, 5% में थोड़ा सीवियर होता है। और वो भी उसमें से भी बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनमें वो हो सकता है कि जानलेवा भी हो। लेकिन वो जानलेवा अधिक उनके लिए होता है जो या तो पहले बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, या फिर बीमार हैं, उनका हार्ट फेलियर है, किडनी डिजीज है, उनका कैंसर का समस्या है, या फिर कुपोषण है, या फिर सांस की तकलीफ है, COPD है उनको ज्यादा, उनके लिए जानलेवा हो सकता है। और फिर हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये जो हमारी जो आबादी है 60 ईयर्स के नीचे, 90% हमारी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। इसका जो डेमोग्राफी है इंडिया का, वो यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि USA, UK, फ्रांस और इटली और जर्मनी में जो आबादी है वो ज्यादातर एल्डरली पॉपुलेशन वहाँ ज्यादा है। लेकिन हमारे लिए ये एक अच्छी बात है। फिर देख रहे हैं कि इधर कुछ दिनों में चाइना और दूसरे जगहों में उनके केसेस भी कम होने लगे हैं। और फिर ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये तो आसानी से इसको हम लोग धो सकते हैं, साबुन पानी इनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है उनका। सब लोग कोरोना से डरते हैं, लेकिन कोरोना साबुन से पानी से ही डरता है। इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। और फिर जब तक कि इसका बारे में और बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, वैक्सीन और ये वो साइंस उसके पीछे है पूरा, फिर तब तक हमारे पास में है कि थोड़ा सा अपने आप को हम सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोला जाता है, दरअसल वो फिजिकल डिस्टेंसिंग ही है। और हम लोग को सोशली कनेक्टेड रहना है, सोशल सॉलिडरिटी के साथ हम लोग मिल करके ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। सॉरी, 1 मिनट, ये बेटा थोड़ा सा, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो सोशल सॉलिडरिटी के साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग को के नियमों का पालन करना है। ये 3 फीट की दूरी, 1 मीटर से कम दूरी, जो खांस रहे उनके लिए। फिर मास्क लगाने की जरूरत भी उन्हीं के लिए है जो जिनको खांसी है, या फिर और उनका और कोई प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो हमको फिर अपने को, आपको बचाइए, अपने जो प्रियजन है उनको बचाइए, और अपने कम्युनिटी को बचाइए। लेकिन सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डर के जीना रह के भी क्या फायदा, डर के क्यों जीना। है ना वो एक, जो फिल्म का, अवतार फिल्म में राजेश खन्ना जो गाते हैं, किशोर कुमार का गाना है, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। तो इस गाना को याद रखना है, बहुत सुकून मिलता है। अ, तो फिर कोरोना से हमको डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर हमको किस चीज से डरना चाहिए, एक सवाल यहाँ पे ही है। खतरा कहाँ है?
तो खतरा ज़्यादा हमको लगता है कि हमारे अंदर में है। हमारे अंदर में, जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा है, कोट किया है कि अगर कोई दो चीज़ें दुनिया खत्म होगी तो वो है ग्रीड एंड स्टूपिडिटी। हमारे अंदर का लालच और मूर्खता। और हमको लगता है कि आज इसी का साम्राज्य है पूरे दुनिया भर में। ये बहुत सबसे खतरनाक और जानलेवा चीज हो सकता है। ग्रीड कैपिटलिज्म का ही दूसरा नाम है। उसका अंजाम भी आज हम देख रहे हैं। हम एक ही धरती है जिसमें कि हमको सबको मिलकर रहना है, या फिर मिलके साफ हो जाना, खत्म हो जाना। ओके। आज हमारे पास वैज्ञानिक ज्ञान है, तकनीकी उपलब्धियां हैं, जिनकी वजह से दुनिया के सारे देश मिलकर जो हमारे इतने सारे संसाधन हैं उनका उपयोग कर हम पूरे दुनिया को, पूरे धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इतनी क्षमता विज्ञान में है। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे को के साथ हम मिल करके कहीं सामूहिक आत्महत्या तो नहीं कर रहे हैं? तो अब है कि हम केरल मॉडल की बात करते हैं। केरल दक्षिण भारत का एक छोटा राज्य है जो जिसे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है। अरब सागर के किनारे बसा हुआ, बैक वाटर्स के बीच में, टापुओं से बना हुआ और ब्रिजेज से कनेक्टेड पूरा केरल का ये भौगोलिक विशेषता है। केरल की अपनी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हम विस्तार में आपसे कभी बाद में बात कर लेंगे। यहाँ हम कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में केरल मॉडल की बात करना चाहेंगे, जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। केरल मॉडल के इतर एक गुजरात मॉडल भी है, जहाँ आपने देखा होगा कि पिछले महीने, 2 महीने पहले अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प के नाम से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और उसके लिए एक बिना खिड़की की दीवार बनाई गई थी, जिस मॉडल को छिपाने के लिए बनाई गई थी दीवार। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, वो दुनिया के सामने आ गया, जब बिना किसी तैयारी के नोटबंदी के तर्ज पर सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन का ऐलान किया गया। लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर सड़कों पर आ गए। इस शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं। इस शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं। जिसने सबके घर बनाए, उसका कोई घर नहीं। नमस्ते ट्रम्प का एक और नतीजा यह हुआ कि अहमदाबाद और अमेरिका दोनों आज कोरोना वायरस की जद में आ गए हैं। जयाद रेज ने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों के जरिए जो सामाजिक सूचकांक है उसे तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर गुजरात को और केरल का, कश्मीर के बारे में जब देखा, उसने जो डेटा कलेक्ट किया तो देखा कि कश्मीर से बहुत खराब स्थिति है गुजरात की, केरल की तो छोड़ ही दीजिए। और ये दोनों ही राज्यों में उसका कारण शायद वहाँ भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करना रहा है। केरल की जो एक और खासियत है कि उसका जो PQLI जिसे हम बोलते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो जो एक जो मानदंड है, जिसमें 3 चीजें शामिल होती हैं: शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, खासकर महिला साक्षरता, और औसत आयु। उसके मामले में केरल का जो आंकड़ा है वो बहुत ही, मैंने किसी भी विकसित देश के बराबर है, या इंडिया की तो बात छोड़ ही दीजिए। जबकि दूसरे राज्यों और दूसरे देशों की तुलना में केरल की प्रति व्यक्ति आमदनी, जो पर कैपिटा इनकम है, शायद बहुत कम ही है, लेकिन उसके बाद भी
जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है वो बहुत ही अच्छा है केरल का। ऐसे समय में भारत के एक छोटे राज्य केरल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को पहले ही चरण में रोककर वैश्विक स्तर पर शानदार उदाहरण पेश किया है, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। भारत में इस महामारी के दस्तक देने के 2.5 महीना बाद भी केरल में इस महामारी से ग्रसित 399 मरीजों में से 257 पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि इस संक्रमण के कारण सिर्फ 2 मौतें हुई हैं। किसी भी सरकारी योजनाओं का सफलता के लिए यह जरूरी है कि जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। 2 अप्रोच होते हैं किसी भी कार्यक्रमों को लागू करने की। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा बॉटम अप अप्रोच, जो नीचे से होता है कि ऊपर से होता है। तो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है और उसे अथॉरिटेरियन होने का और फिर करप्ट होने का संभावना अधिक रहती है। वो करप्शन की ओर जाता ही है और फिर वहाँ पारदर्शिता का भी अभाव होता है, बिल्कुल ओपेसिटी होती है। जैसे हम देख रहे हैं अपने देश में जो हमारी जो सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो केंद्र सरकार जो ये सारा जो सत्ता है वो पीएमओ में केंद्रित है और उसका नतीजा हम क्या देख रहे हैं अभी, जो अनाप शनाप जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं सेंट्रल विस्टा के सौंदर्यीकरण के ऊपर में 20,000 करोड़ रुपए अनावश्यक खर्च किए जा रहे हैं। और फिर जो बैड डेट्स है 68,607 करोड़ रुपए का उनको राइट ऑफ किया जा रहा है, वेव ऑफ नहीं, वो जस्ट जगलरी है, वो राइट ऑफ किया जा रहा है। जो डिफॉल्टर हैं 50 जो टॉप डिफॉल्टर्स हैं उनके सारे जो केसेस हैं वो कौन है आप जानते हैं। उसके बारे में जो ओपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है। तो ये बॉटम अप्रोच के अब जो अप्रोच है केरल का एग्जाम्पल हम इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको कि वहां पे जो भी हो रहा है वो बॉटम अप्रोच जिसको बोलते हैं, नीचे से ऊपर तक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है और यही उसकी सफलता के पीछे रहस्य राज भी है। वहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, जन भागीदारी के द्वारा बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, सारा कुछ विकेंद्रीकृत है और बिल्कुल वो पारदर्शी है। और केरल सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए और अपने नागरिकों का देख रेख के लिए। उनका जो वर्कर हैं, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो प्रवासी जो मजदूर हैं, उनके खाने पीने का, उनके लिए सारा हर फैमिली को जो बीपीएल हैं या एपीएल हैं उनको भी पूरा एक फूड का पूरा किट जो है दिया गया है, सारा कुछ राशन का हर घर को दिया गया है ताकि लॉकडाउन में उनको कहीं अफरा तफरी और बाहर पैनिक की जरूरत न पड़े। ये उनका राज है। स्वास्थ्य सेवा में जो सर्वोत्तम निवेश हो सकता है वो है शिक्षा। और शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हाल है, जो पूंजीवादी जो देशों में हम देखते हैं उसका परिणाम भी हम आज देख रहे हैं। जो कोरोना के संकट में वो सामने आ गया है, उनका खोखलापन सामने आ गया है। उसके दूसरे विपरीत हम देखते हैं कि जो समाजवादी जो देश है क्यूबा, इस कोरोना संकट के बीच समाजवादी क्यूबा पूंजीवाद की जली दुनिया को राहत का मलहम लगा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर केरल सरकार देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक खर्च करती है। राज्य बजट का लगभग 6% स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में खर्च किया जाता है। केरल सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पर समुदाय संचालित नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतें हैं जिनकी सहायता से केरल सरकार ने पिछले 3 साल में 2 बार भीषण बाढ़ और निपा वायरस की महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। इस पूरे अभियान में एक समावेशी दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर
सबकी सहभागिता के साथ इस बीमारी से निपटा जाए और कोई भी जरूरतमंद नागरिक छूट ना जाए, इसको केरल सरकार ने सुनिश्चित किया है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में केरल की सक्सेस स्टोरी में केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट की भूमिका के साथ ही केरला शास्त्र साहित्य परिषद KSSP, SFI, DYFI सहित महिलाओं और दूसरे जन संगठनों की भूमिका काबिले गौर है। आप सबको लाल सलाम साथियों। बहुत अंधेरा है, अब तो सूरज निकलना चाहिए। बहुत अंधेरा है, अब तो सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। ये मौसम भी निश्चित ही बदलेगा। आगे कोरोना के बाद की दुनिया एक बेहतर दुनिया होगी। इसी विश्वास के साथ शुक्रिया दोस्तों। SFI लॉन्ग लिव, स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद जिंदाबाद। शुक्रिया।